गांव में प्रंशात नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और उसमें वो अपना घर चलाने के लिए खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वो संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पिंकी और एक बेटा अनुज था। तो एक दिन अरे पिंकी, अभी खाना बनने में कितना समय और लगेगा? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक खेतों में पहुंच चुके होते हैं। मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूँ। खेत जल जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ चूल्हे में फूंक मार मार के परेशान हो गई हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनने में 15 मिनट और लगेगी। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है। मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ जब तक तुम मेरे लिए खाना बांध दो। प्रंशात बैल ले आया। जब तक पिंकी ने उसका खाना तैयार कर दिया। अपना खाना समय से खा लेना काम में लगने के बाद आप रोज रोज खाने को भूल जाते हो। आज मत भूलना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम कितना अच्छे से मुझसे बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब व्यवहार है तुम्हारा। मैं तुम्हारे व्यवहार को आज तक समझ नहीं पाया। फिर प्रंशात अपने बैल लेकर अपने खेतों की ओर निकल गया। खेत में पहुंचकर प्रंशात ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलता चलता थक कर गिर गया। अरे छोटू, क्या हुआ? तुम्हें फिर से थक गए तुम? लेकिन तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर ही काम करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। मैं कल ही दो नए बैल खरीद लूंगा। बस आज आज की और बात है। कुछ देर काम करने के बाद प्रंशात और उसका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों खेत से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर प्रंशात ने बैल को बांधा और घर में चला गया। ठीक है भाग्यवान, बैल को खाने के लिए घास डाल दो और पीने के लिए पानी डाल दो और मेरे लिए खाना लगाओ। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। अब आप खुद ही अपना खाना ले लो और खा लो। और बैल को भी आप ही चरा डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी करोगी ही नहीं ना। चलो तुम मुझे खाना परसो और फिर जो करना है तुम वो करो। फिर प्रंशात ने खाना खाया और अपने बैल को चारा डालकर पानी पिलाया। फिर रात होने पर कल मुझे दूसरे गांव जाना है, नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैल खरीदने में कितने का खर्चा आएगा। अरे हमारे पास ये बैल तो हैं। फिर नए बैल की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो अनुज। बड़ा हो रहा है। उसे हमें शहर पढ़ने के लिए भी भेजना है। अब अपना बैल बूढ़ा हो चुका है। वो बेचारा खेत में मेहनत नहीं कर पाता, तो अब अपने खेत में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं दो नए बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। अभी जो मेरे पास पैसे हैं उनसे मैं बैल खरीद लेता हूँ और फिर बैलों से खेती करके अनुज की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर लेंगे। आए बड़े। अगर ये खेती के लायक नहीं है तो उसे खिलाने के लिए उसके ऊपर पैसे क्यों बर्बाद करें? तो फिर आप उसे जाकर कसाई को बेच दो। अरे पिंकी, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? बैल इतने सालों से हमारे साथ है। हमारे लिए बेचारे ने कितना काम किया है। मैंने क्या गलत बोल दिया? हर कोई यही करता है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेहतर है इसे बेच दो। इसे खिलाने के लिए मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगी। और आप भी खुद का नुकसान मत करो। इसने हमारे लिए इतनी खेती करी, फसल को शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी, और तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि इसे कसाई को बेच दो? क्या तुम्हें जरा भी इस पर दया नहीं आती? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो पिंकी? आप मेरी बात कब सुनते हो? ये फालतू का खर्च है। पर मुझे क्या? आप जो चाहे वो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगी। करो आप अपनी मनमानी। मुझे छोटू ने इतने समय से हमारी सेवा की है, तो ये मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा। मुझे अब तुम्हारे साथ झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे कल सुबह शहर जाना है। बेहतर यही है कि अब मैं सो जाऊं। अगले दिन सुबह होते ही प्रंशात नए बैल खरीदने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। ओ हो अहो भाग हमारे, जो प्रशांत जी हमारे घर पधारे। मैं यहाँ दो जवान बैल लेने आया हूँ।
क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास बैल ना हो। मेरे पास एक नहीं, दो दो बैल हैं। मुझे एक किसान बेच के गया है, उसे पैसे की जरूरत थी। फिर व्यापारी प्रंचात को बैलों के पास ले जाता है। हाँ, ये दोनों बहुत मजबूत बैल हैं। मुझे ऐसे ही की तलाश थी। लेकिन इनकी क्या कीमत है? अरे भाई, इन दोनों बैलों की कीमत 5,000 रुपये है। मैंने उस किसान से इन्हें 4,000 रुपये में खरीदा था, और फिर इन्हें खिलाया पिलाया। तुम तो जानते ही हो कि आजकल कितनी महंगाई है, तो इसलिए मैंने इन्हें 5,000 रुपये के बेच रहा हूँ। क्या? 5,000 रुपये? इतने महंगे? ना बाबा ना, इतने महंगे तो मैं नहीं खरीद सकता। तुम मुझे इन्हें 4,500 रुपये में दो तो बताओ। मतलब 4,500 रुपये, यानी कि एक बैल के 2,250 और दो बैलों के 4,500 रुपये। चलो ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, क्योंकि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। लेकिन भाई प्रशांत, तुम्हारी सारी खेती तो बारिश पर निर्भर करती है। तुम तो जानते हो, पिछले साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा सौदा हो सकता है। अरे इसकी चिंता तुम मत करो। मैं आज ही अपने गांव के सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और उनसे बीज ले आऊंगा, और थोड़े पैसे जमींदार को देकर अपने खेत के लिए पानी ले लूंगा। ठीक है, अब तुम घर जाओ, क्योंकि जल्द ही रात होने वाली है। फिर प्रंचात वहां से अपने बैलों को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो अपने बैलों के साथ अपने घर पहुंच गया। ये देखो, मैं दो नए बैल ले आया हूँ। देखो और बताओ कैसे लगे। क्या बात है, ये बैल तो बड़े ही ताकतवर नजर आ रहे हैं। लगता है काफी महंगे होंगे। और क्या कीमत दी आपने इनकी? ये सस्ते तो नहीं हो सकते, है ना? हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ये बैल जवान और ताकतवर हैं, इसीलिए मुझे इनके लिए मेरी सारी जमा पूंजी देनी पड़ गई। लेकिन ये हमारी खेती और हम हमारे आने जाने के लिए लंबे समय तक काम आएंगे। आप जिस व्यापारी से इन बैलों को लेकर आए हो, तो आप उसी व्यापारी से अपनी इस पुराने बैल की बात कर लेते। तुम अपनी फालतू की बातें बंद करो। जब तक ये या मैं मर नहीं जाते तब तक हम साथ रहेंगे। आगे से तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? लेकिन अपने सारे पैसे तो इन बैलों पर ही खर्च कर दिए। अब आप खेत के लिए बीज कैसे लेकर आओगे? कहाँ से आएंगे अपने पास पैसे? और इस साल बारिश नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? अरे इसकी चिंता तुम मत करो। मैं आज ही अपने गांव के सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और उनसे बीज ले आऊंगा, और थोड़े पैसे जमींदार को देकर अपने खेत के लिए पानी ले लूंगा। फिर अगले दिन प्रंचात सेठ धनीराम के यहाँ जाता है। सेठ धनीराम बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी था। वो गरीबों तथा किसानों को थोड़े से धन देकर उनसे उनकी सारी जमीन को देने के लिए विवश कर देता था। ऐसा करते करते उसके पास कई बीघा जमीन हो गई थी, जो कि सब की सब किसानों से बेईमानी करके ली गई थी। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं इस बार की खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने उन पैसों से दो नए बैल खरीद लिए। अब मुझे बीज लेने के लिए और पानी के लिए पैसे चाहिए, और मैं पानी के लिए जमींदार जी को कुछ पैसे दे दूंगा और उनकी नहर से अपने खेत के लिए थोड़ा पानी ले लूंगा। प्रंशात की ये बात सुनकर सेठ धनीराम बहुत गुस्सा हो जाता है। कंशात, तुम अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हो। अगर तुम्हें 5,000 चाहिए तो तुम्हें अपने दोनों बैल मेरे पास गिरवी रखने होंगे। लेकिन सेठ जी, मैं खेतों में बीज डालने के बाद आपको मेरे दोनों बैल दे जाऊंगा। ठीक है प्रंशात, तुम शाम होने तक ये दोनों बैल मुझे खुद ही दे जाना, वरना मेरे आदमी तुमसे ही बैल लेने आ जाएंगे। लेकिन बेचारे प्रंशात के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
इसलिए प्रंशात अपने बेलों को देने के लिए राजी हो जाता है और सेठ से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले ही दिन से प्रंशात खेतों में काम शुरू कर देता है। प्रंशात सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में बहुत मेहनत करता और बीज बो देता है। फिर शाम होने पर सुनो, आज तुम्हें नए मालिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही वहां से छुड़वा लूंगा। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं वैसे ही सेठ जी को पैसे देकर तुम्हें वहां से छुड़वा लूंगा। फिर प्रंशात उन बेलों को लेकर सेठ धनीराम के यहाँ चला जाता है। धनीराम को दोनों बैलों को देकर वापस अपने घर चला जाता है। कुछ ही महीने में प्रंशात की फसल तैयार हो जाती है। मैं कल ही फसल को काटकर मंडी में बेच आऊंगा और मेरे दोनों नए बैलों को छुड़वा लूंगा। फिर प्रंशात अपने घर चला जाता है। उधर ये बात सेठ धनीराम को सारी बात उसका आदमी बता देता है। प्रंशात ने कल फसल काट ली तो वो मुझे पैसे दे देगा और अपने बैल छुड़वा लेगा। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे प्रंशात मेरे पैसे नहीं चुका पाए और मैं उसके दोनों बैल हड़प लूं और साथ ही साथ उसकी जमीन भी हड़प लूं। सेठ जी, अगर अपन प्रंशात की फसल में आग लगा दे तो प्रंशात सी फसल काटेगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये काम तो आज रात ही करना पड़ेगा। फिर रात होने पर सेठ हीरालाल और उसका आदमी दोनों प्रंशात के खेत में चले जाते हैं और वहां जाकर प्रंशात की फसल में आग लगा देते हैं और वापस वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर जब प्रंशात अपने खेतों में पहुंचा तो वहां का नजरा देखकर प्रंशात के होश उड़ गए। भगवान, ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैंने कितनी मेहनत से ये फसल उगाई थी। अब मेरे सारे सपने अधूरे रह गए भगवान। तभी वहां सेठ आ जाता है। क्या हुआ प्रंशात, तेरे खेतों में आग कैसे लग गई? पता नहीं सेठ जी ये कैसे हुआ, लेकिन सेठ जी मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने आपसे जो भी खर्च लिया था वो सारा पैसा मैंने इस खेती में लगा दिया। सोचा था फसल बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा और मेरे बैल वापस ले लूंगा। अब मेरे परिवार का क्या होगा? वो भी भूखा ही मर जाएगा। प्रंशात, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे तो मेरे कर्ज की रकम चाहिए। अगर तुम नहीं दे पाओ तो तुम अपने दोनों बैलों को भूल जाना। ऐसा बोलकर सेठ धनीराम वहां से चला जाता है। सेठ जी देखो, अपनी तरकीब काम कर गई। अपन ने प्रंशात के दोनों बैल हड़प लिए। हाँ, तुम्हारी तरकीब काम कर गई, लेकिन अब मुझे प्रंशात की जमीन भी चाहिए, क्योंकि प्रंशात की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। उसका क्या उपाय करे? अरे मालिक, क्यों ना हम ऐसा करें कि इसकी सारी ज़मीन अपने हाथ में आ जाए। जैसे हम लोगों ने इसका खेत जलाया था, वैसे ही इसका घर भी जला दें। और इससे क्या होगा, सांप भी मर जाएगा। फिर उसी दिन की रात प्रंशात का परिवार सो रहा था। तभी सेठ धनीराम और उसका आदमी वहां आ जाते हैं। और प्रंशात के घर में आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग खड़े खड़े प्रंशात के घर को जलते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी अनुज के चिल्लाने की आवाज आती है। तो भीड़ में खड़ा राजू हिम्मत करके प्रंशात के घर में जाता है और देखता है कि प्रंशात और पिंकी घर के पीछ के रास्ते से बाहर निकल गए और शहर की ओर जा रहे हैं। और उधर सेठ धनीराम ने प्रंशात की जली हुई झोपड़ी की जगह भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन प्रंशात अनुज और पिंकी को लेकर शहर चला जाता है और प्रंशात अपने बच्चे अनुज को बहुत पढ़ाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। 20 साल गुजर जाते हैं और अनुज बड़ा हो जाता है और जिलाधिकारी बन जाता है और अपने घर आता है। बेटा अनुज, तुम अब बहुत बड़े अधिकारी बन गए हो। अब तुम्हें हम पर हुए अपमान का बदला लेना है। सेठ धनीराम ने हमें बहुत परेशान किया है। हमारा खेत जला दिया,
घर जला दिया। हमको अपना घर छोड़कर शहर आना पड़ा। अब तुम हमारे अपमान का बदला लो और गांव वालों की जमीन उन्हें वापस करवा दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर अनुज सीधा सेठ धनीराम के यहाँ जाता है और उसे और उसके आदमी को गिरफ्तार करके थाने ले आता है और लाठी के डर से उनसे सारे जुल्म कबूल करवाता है और अगले ही दिन गांव वालों को उनकी जमीन वापस लौटा देता है। कहानी से सीख हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक वही है जिन्होंने हमें जीवन दिया है।